बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू रजिका नेटिव मीडिया के साथ बात करने का। आप एक्टिविस्ट हैं और आप काम कर रही हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, थोड़ा सा बताएंगे किस पर्सपेक्टिव में, किस बैकग्राउंड में आप लोग एक्टिविज्म कर रहे हैं। तो हम कल्चरल पॉलिटिकल एक्टिविज्म में इन्वॉल्व हैं। हमारा कलेक्टिव का नाम है एक पोटली रेत की। वी आर वर्किंग टू लुक एट the right of every individual to practice their culture through a constitutional framework. और हम चाहते हैं हर मुल्क में हर इंडिविजुअल को उनकी खुद की कल्चर को प्रिजर्व करने की, प्रैक्टिस करने की हक पूरी तरीके से मिल जाए और and those cultures get passed on to the next generations. देखने में, सुनने में इट साउंड सिंपल। जब हम कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर की एक इंटरप्रिटेशन सेंटर करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली इंडिया का जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर रहा, राइट फ्रॉम एरियंस टू दी कॉलोनियल एक ईरा कह लें, मुगल कॉलोनियलिज्म कह लें और ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म कह लें, सेंट्रलिस्ट अप्रोच रही है। हस्तिनापुर, दिल्ली, यू रीड महाभारत, तो आपको एक सेंटर का एक जिसका बिहेवियर ये है कि वो जो इंडिजिनस कल्चर्स हैं उसको निगेट करता है, उनकी आइडेंटिटी को, कल्चरल अप्रोप्रिएशन की हम बात करते हैं। गौतम बुद्धा को भी विष्णु का अवतार कह के सब बराबर कर दिया जाता है। हाउ डू यू सी इट? आई मीन, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ? नहीं, आई थिंक you've actually already nailed the coffin. Whether it is India or whether it is any other part of the world, I think the idea of countries and borders and nations are much later inventions. People have lived in smaller cultural environments for centuries before, and I believe that centuries after these political systems will sort of fade away and newer systems will show up and still cultures will thrive. So indigenous communities have always had smaller, more networked environments to live in. और ये centralist approach or any hegemonic approach that looks at erasing diversity and bringing a singular sort of homogeneous identity, I think will not stand for too long. अच्छा, if you just closely observe the structure of this, क्या कहेंगे, very systematic subjugation, तो हमको दिखाई ये पड़ता है कि एक मुख्तलिफ थेरीज़ के ज़रिए से पॉलिटिकल रेजिस्टेंस जो है वो फंक्शन करती है। जो एक बड़ी रेजिस्टेंस की सूरत बनी पॉलिटिकल मूवमेंट, वो ये थी कि जो इन्वेडर हैं और इन्वेडेड, एरियन इन्वेजन, और जो लोकल दलित जिस तरीके से उसको जो यहाँ का बासी था, आदिवास था, दलित था, उसको काट दिया गया। लेकिन इस थ्योरी के ऊपर भी अब प्रॉब्लम आना शुरू ये हो गए हैं कि ये अंग्रेज़ के दौर में आई थी, इसके अंदर साइंटिफिक ट्रूथ नहीं है। So I think most of these conversations are relevant in the larger intellectual spaces. अभी भी indigenous communities में और दलित आदिवासी communities में जब हम जाते हैं, they have been living through oppressions that are older than even these narratives, So unke, I think the rights perspective within these indigenous communities come from autonomy, come from self-determination, come from those sort of very strong ideas that do not go very well with the larger political systems anywhere in the world today. How would you see कि now things have become worst? वो इस तरीके से कि अभी जब हम न्यू लिबरल ईरा में दाखिल हुए, प्रवेश किया हम लोगों ने, उसमें देखने को ये आया कि जो आदिवासी थे उनको तकरीबन टेररिस्ट ही डिक्लेयर कर दिया। वैसे अगर मैं बात करूं नेशनलिस्ट मूवमेंट की चलें, उसमें थोड़ा सा वो है, मिलिटेंसी नज़र आती है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अभी हम देखें मणिपुर की अगर हम बात करें, या और भी ऐसे जो लोग अपने कल्चर को बचाने के लिए बात कर रहे हैं, अपने दरख्त को अपने। ये एक्चुअली ग्लोबल सिस्टम नहीं है ना। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट नेशंस लोगों के साथ क्या हुआ, अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में जो हुआ है, कनाडा में जो हुआ है, साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड की बात कर रहे हैं। कहीं पे भी इन्वेजन जब होता है, आई डोंट ऑल्सो लाइक टू कॉल इट इन्वेजन बिकॉज आई बिलीव कल्चर्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। किसी एक जगह में एक ही लोग from the beginning to the end कभी नहीं रह सकते। एक cultures are fluid, cultures are transformative, but
प्रॉब्लम तब आता है जब वी स्टार्ट believing that एक culture is purer than the other, एक culture is better than the other, एक practice is more important than the other. If we are able to live in a system where we say, you have your culture, I have mine, and let's all practice it equally, then there is no problem. But there has never been a time in history when human beings have been able to say, you live your way, I will live mine. वो पावर की बात है. तो आई थिंक हिस्टोरिकली अक्रॉस द वर्ल्ड ये हेजेमोनिक सिस्टम्स हैव कम एंड सेड इंडिजिनस आइडेंटिटी इज बुरा, खराब, वो हमसे नीचे हैं, हमसे बुरा है, हमसे इम्प्योर है, तो हम इनको तो आई विल टॉक अबाउट पेरियार. आई कम फ्रॉम तमिलनाडु, राइट? Periyar also, in a very radical way, looked at many believers and said, "You're barbarians. If you believe in God, then you're a barbarian." But his intention of saying that was completely ignored when it was written from his speech, right? When he said it and how it has been repeated since. When we look at, he never alienated people from the practice. He said, जो practice है, जो आपको oppress करना चाहता है और किसी और को oppress करना चाहता है, वो barbaric system है. लोग barbarians नहीं हैं. तो we like to twist and turn everything that most people say in ways that give us power. तो I think no culture is static. मैं इस पे बात करूंगा. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे प्रियर साहब की बात हो रही है. आई रेड हिज बुक न्यू रामायण. द वे उन्होंने उस पूरे रामायण के सेंटर को ट्विस्ट किया, उन्होंने प्रूफ किया कि जो सेंट्रलिस्ट अप्रोच में श्री रामचंद्र जी को मेटाफर बनाया गया है साउथ पर डोमिनेंस का, वो कितना गलत था, हिस्टोरिकली कितना गलत था. तो किस तरीके से कृष्ण या राम को सेंटर भारत की वो बना के और बाकी चीज़ों को पुश किया गया पैराफ्री को इंटरप्रेट करने के लिए. प्रियर साहब ने उसके ऊपर बहुत सीरियस काम किया है. अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जो चीज़ डोमिनेट कर गई वो नेशनलिज्म्स का वो कॉन्सेप्ट था. जो हम बात करें अगर कांग्रेस का टेरिटोरियल बेस्ड नेशनलिज्म था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का रिलीजियस बेस्ड नेशनलिज्म था, और वो पूरी डिबेट कहीं देखते देखते I think इसलिए Tamil nationalism stands out, I would say that with a lot of pride as well. We took our linguistic identity very seriously, and a linguistic identity does not belong to a racial group. तो कोई भी तमिलनाडु और द्रविड़ लैंड में रह रहे थे और have an affinity towards an identity can be identified with that identity. Or when you are basing your sense of belonging on language, on literature, on culture, on arts, it becomes more inviting to other people than when you say it is based on religion or when it's based on land. Land is such a critical aspect of all of these things. Everything I believe, every other aspect of culture is built on top of the concept of land itself. Land is what is powerful. Resources are what is powerful. Obviously. Right? So I think it is important. इसलिए मैं चाहती हूँ that when we are reading progressive thinkers, we take a more broader approach to it as opposed to reading what is only relevant to us. एक प्रॉब्लम है इसमें. अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं, पूरे दुनिया में, विश्व में जो एक कॉन्सेप्ट्स है रिगार्डिंग इंडिविजुअलिज्म, पर्टिकुलरली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, लैंग्वेज के साथ एसोसिएट करना, इट्स ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स विच इज़ वेरी प्रेवलेंट. आई एम नॉट अगेंस्ट इट. हम यहाँ पाकिस्तान में सराइकी आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, पंजाबी आइडेंटिटी की बात होती है, सिंधी आइडेंटिटी की बात होती है, बिकॉज वो जो एक सेंट्रलिस्ट अप्रोच है उर्दू कॉलोनाइजेशन की, which came from the North India. I understand your problematization, but I don't necessarily agree with it. I myself don't agree with this. Because मैं जो मेरा point है ना वो ये है कि उस identity politics के अंदर eventually at the end of the day there is this taint of fascism. That is worrisome for me. I completely agree with you, but I just want to say let's take a look around ourselves, and we need to. At that, when we look around ourselves, we are not playing a fair game in a fair playing field. I think resistance structures, progressive structures need to tighten ourselves to such an extent that we can continue to resist fascist forces. If that's the case, having a sense of identity, having a sense of belonging is not
entirely wrong. For instance, again, I'm going back to my roots, right? I come from Tamil Nadu. And Tamil Nadu today stands out in the entire Indian subcontinent as as a state that has been able to continually represent the voices of its own people. And when I say its people, I don't mean our borders are not closed. We never say don't come to Tamil Nadu. We are very extremely welcoming of whoever wants to come. But the fact that our people are served. I'll be convinced that मुझे visa मिलेगा, but anyhow. Inshallah, we will hope that those of us who want to exchange and be. एक समस्या, एक प्रॉब्लम है. Let me share this with you. कल्चर की जब हम बात कर रहे होते हैं ना, कल्चर में एक किस्म की रिग्रेसिवनेस आ जाती है. क्यों? Let me explain. बात यह है कि जब हम कल्चर की बात कर रहे होते हैं तो हमारा कल्चर का कॉन्सेप्ट यही है. It's always good. Culture is something that revolves around human beings. Right. क्या है उस कल्चर में 4000 की पेट्रियार्की की ताफुन, I mean, smell, rotten patriarchy, class, caste. So I will. Okay. So my before I began मैं working. नहीं कर रहा. मैं समझ पा रही हूँ because I come from a similar, left-leaning, progressive thinking space as this very dialogue comes from. Yeah. I grew up in that. However, in my early 20s, when I started working with indigenous communities, बहुत गहराई से हम उनके साथ काम करने लगे. मुझे ये समझ में आया that how we understand culture itself is very shallow. For them, culture is everyday life. We, however, think of culture as performative, material, as instruments of operation. It's not instrument of operation, it's actually the operation itself. So culture that is rooted in land, in access to resource, in debates around what people are rightfully owed. I think when we think of culture as that vast and that deep for communities, we will transcend the idea that, I agree, patriarchy, casteism, racism, all of these things are also, including religion, all of these are derivatives of culture. एक और बहुत ही sorry derivatives of culture. But the same culture that gave that has also given solutions to all of this. कल्चर की जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आता है कि सबसे बड़ा उसका प्रोटैगनिस्ट होता है वो आर्ट होता है. हमारा तो आर्ट, इंडिया के आर्ट की बात करूँ, कालिदास से लेकर जो कि सेलिब्रेशन ऑफ अपर कास्ट, उनकी करम संवा एक नज्म है, द बर्थ ऑफ गॉड, द बर्थ ऑफ द गॉड ऑफ वॉर. ठीक है ना, करम संवा. हमारा आर्ट भी कहीं स्टैटिक्स के किसी ऐसे स्ट्रक्चर को assert कर रहा होता है जो anti people But I होता think है. again, art, history both have similar trajectories and timeline. Histories are written by those who are powerful. Art, which is remembered, are also passed on by those who are powerful. We ignore indigenous art forms that have survived for centuries in the hands of people who are not powerful, who are not in the limelight, who continue to practice it for centuries, generations, just in a very small way within their homes. I think if we start thinking of those things as art, today in this fair I bought this bag made by women in the Hunza Valley. I think this is art, right? If I celebrate this as art, then we've already transcended all of these कोई things. दरबार सरकार नहीं. It was wonderful conversation. Thank you so much. This is a wonderful conversation. Thank you.